हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। ये इस पार्ट 1 होगा और इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो एटमॉस्फेयर में पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कैसा है। तो एटमॉस्फेयर में मेनली तीन चीजें होती है। तीन चीजों से हमारा एटमॉस्फेयर बना है। पहला, गैसेस। पहला है गैसेस। एक सेकेंड। दूसरा है डस्ट पार्टिकल। और तीसरा है वाटर वेपर। ये जो वाटर वेपर है वो ये ग्रीन हाउस गैस भी है। तो इन सारी चीजों को हम एक एक करके देखते हैं, समझते हैं किस तरह से हमारा एटमॉस्फेयर इन सारी चीजों से बना है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सन को स्टडी करते हैं। इस सन का क्या फीचर है और वो किस तरीके से उसके जो रेज आते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में किस तरह से एक्ट करते हैं। तो पहले उसको देख लेते हैं। ये जो सन है हमारा, इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा है। सन का टेम्परेचर काफी ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे सन बनाऊं तो ये मैं एक ऐसे लाइन अगर मैं दे दूं यहाँ पर, ये सन के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है क्योंकि उसके अंदर मैग्नेट भी होता है। और सन का बहुत अच्छा एक फीचर ये होता है कि वो हर 11 साल में, सन जो है हर 11 साल में अपनी पोलैरिटी को रिवर्स कर लेता है। वो अपनी पोलैरिटी को फ्लिप कर लेता है हर 11 साल में। और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ये सन का हो गया इक्वेटर, और इक्वेटर पे सन को रोटेट करने में, घूमने में लगभग 25 डेज लगते हैं। 25 डेज लगते हैं इक्वेटर पर। इक्वेटर पे उसे लगते हैं 25 डेज। और यहाँ पोल पर उसे लगते हैं 38 डेज। इक्वेटर पे लगते हैं 25 डेज, पोल पे लगते हैं उसे 38 डेज। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सन का, वो सन के एक बहुत ही डेफिनेट लेयर में स्टोर्ड होता है, जिसे हम लोग कहते हैं टेकोक्लाइन। ये है टेकोक्लाइन। टेकोक्लाइन में सन का मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्ड होता है। सन का एक और लेयर है जिसे हम लोग कहते हैं रेडिएटिव जोन। ये जो रेडिएटिव जोन है, रेडिएटिव जोन, इसी रेडिएटिव जोन में सारी एनर्जी स्टोर्ड होती है। जैसे इसी रेडिएटिव जोन में होता है न्यूक्लियोसिंथेसिस। सन के अंदर होता है न्यूक्लियोसिंथेसिस। वो कैसे होता है कि सन के अंदर इसी रेडिएटिव जोन में हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम में। हीलियम आगे जाके कन्वर्ट होता है कार्बन में। कार्बन और आगे जाके कन्वर्ट होता है आयरन में। तो अल्टीमेटली ये जो रिएक्शन है जहां हाइड्रोजन से हीलियम का फॉर्मेशन हो रहा है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोसिंथेसिस। इसे कहते हैं न्यूक्लियोसिंथेसिस। अब ये न्यूक्लियोसिंथेसिस का मतलब होता है कि सारे केमिकल रिएक्शन यहीं से स्टार्ट होते हैं। इसे कहते हैं न्यूक्लियोसिंथेसिस। और ये फिर केमिकल रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर वो इस रेडिएटिव जोन से आगे रेडिएट होता है और इसी तरह वो प्रोपेगेट करता है। टेकोक्लाइन में क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सन का, जो एक डिफरेंशियल रोटेशन शो करता है। डिफरेंशियल रोटेशन का मतलब ये हुआ, इक्वेटर पे सन को रोटेट करने में 25 डेज लगते हैं और पोल पर उसे 38 डेज लगते हैं, और 11 साल में वो अपनी पोलैरिटी को रिवर्स कर लेता है। सन का जो टेम्परेचर होता है उसके आउटर लेयर पे, जिसे हम लोग कहते हैं फोटोस्फीयर, तो फोटोस्फीयर पर, फोटो फोटोस्फीयर पे सन का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। और सन का जो इनर कोर है, इस कोर में जो इसका टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है ऑलमोस्ट
15,000 डिग्री सेल्सियस के करीबन में इसका ये टेम्परेचर है इसके कोर में, जो कि बहुत ज्यादा है। और क्योंकि सन मैग्नेटिक फील्ड रिलीज कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर मैग्नेट भी होगा। तो अब यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड रिलीज करता है, और ये एक और चीज रिलीज करता है जिसे हम लोग कहते हैं सोलर फ्लेयर्स। ये जो सोलर फ्लेयर्स है ये भी वो रिलीज करता है, या फिर इसे कह सकते हैं हम लोग कोरोनल मास इजेक्शन। क्या रिलीज करता है? कोरोनल मास इजेक्शन, ये भी सन से होता है। तो अब क्या है कि सन का टेम्परेचर काफी ज्यादा है, इसमें एक और जोन बचा हुआ है, टेकोक्लाइन, रेडिएटिव जोन, एक जोन होता है इसको कहते हैं कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन, ये सब सारे सन के डिफरेंट जोन्स हैं। कन्वेक्टिव जोन्स, कन्वेक्टिव जोन्स ये कुछ कन्वेक्शन का जैसा है। इसमें जो है प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का मतलब होता है एक ऐसा गैस जो आयोनाइज्ड गैस होता है, एक सुपर हीटेड आयोनाइज्ड गैस होता है, इसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और इसी कन्वेक्टिव जोन में दो तरह का प्लाज्मा होता है, एक होता है हॉट प्लाज्मा, और एक होता है कूल प्लाज्मा। एक होता है हॉट प्लाज्मा और एक होता है कूल प्लाज्मा। इसी सुपर हीटेड आयोनाइज्ड गैस में एक प्लाज्मा होता है हॉट प्लाज्मा और एक प्लाज्मा होता है, ये हो गया हॉट प्लाज्मा, और एक होता है कूल प्लाज्मा। जो हॉट प्लाज्मा होता है वो ऊपर उठता है, जो कूल प्लाज्मा होता है वो नीचे की तरफ आता है। तो ये होता है कन्वेक्टिव जोन में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सन का क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा है, और किसी चीज का अगर टेम्परेचर काफी ज्यादा हो तो उससे निकलने वाले जो रेज होते हैं और उन रेज का जो वेवलेंथ होता है उस पे काफी ज्यादा असर पड़ता है। मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उस रेज का, उस रेडिएशन का जो वेवलेंथ होगा वो कम हो जाएगा। ये कुछ होता है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ, वेवलेंथ कम हो गया, तो मतलब टेम्परेचर और लैम्डा का जो रिलेशन है वो एक समझिए आप इनवर्स रिलेशन है। टेम्परेचर और लैम्डा का रिलेशन जो है वो इनवर्स रिलेशन है। अब क्योंकि सन, अगर मैं यहाँ पे सन बनाऊं फिर से, ये सन है और सन का टेम्परेचर काफी ज्यादा है। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस हम लोग लेके चलते हैं। ये जो 6000 डिग्री सेल्सियस जो सन का टेम्परेचर है, तो इतना टेम्परेचर होने के बाद इसमें से जो रेज निकलते हैं उसे हम लोग कहते हैं बीटा अल्ट्रा वायलेट रेस। ये अल्ट्रा वायलेट रेस तो निकलता ही है, उसमें भी एक स्पेशल रे निकलता है, इसको कहते हैं बीटा अल्ट्रा वायलेट रे। तो ये सन से निकलता है और ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। तो जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तब क्या होता है कि जैसे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, अगर ये अर्थ का सरफेस है तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस, या फिर मैं उसे बोलूं फ़ारेनहाइट में तो ये हो जाएगा तकरीबन 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये है अर्थ का एवरेज टेम्परेचर। अब ये रेडिएशन जो है, ये बीटा अल्ट्रावायलेट रे जो है, जब ये अर्थ के सरफेस पे इस तरह से आएगा और स्ट्राइक करेगा, इस तरीके से जब ये आएगा और स्ट्राइक करेगा, तो अभी मैंने क्या बताया कि जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगा। तो अर्थ का तो टेम्परेचर काफी कम है, तो हमें ये पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि सन से जो रेज आएंगे उन रेज को हम लोग कहते हैं शॉर्ट रेज, शॉर्ट वेवलेंथ या शॉर्ट रेज कहते हैं, या फिर कहें उसे शॉर्ट वेव्स। सन जो है शॉर्ट वेव्स को इमिट करता है। तो ये शॉर्ट वेव्स यहाँ से यहाँ आए, अब यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद क्योंकि इसका टेम्परेचर काफी कम है तो यहाँ से अर्थ क्या करता है, लॉन्ग वेव्स को रेडिएट करता है। मतलब सन से जो हीट आ रहा है उसके कारण से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म नहीं हो रहा है। तो हमारा एटमॉस्फेयर गर्म क्यों हो रहा है? अर्थ के रिफ्लेक्शन के कारण। अर्थ जो यहाँ पर इन शॉर्ट वेव्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है लॉन्ग वेव्स में, शॉर्ट वेव्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है लॉन्ग वेव्स में। अब ये जो लॉन्ग वेव्स में अर्थ जिसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, यही लॉन्ग वेव्स ऊपर जा करके यहाँ पर बहुत सारे गैसेस में ट्रैप हो जाता है। वो जो गैसेस में ट्रैप होता है इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। बहुत सारे गैसेस होते हैं, जैसे यहाँ पर
यहाँ पर CO2 होता है, यहाँ पर सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता है, यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, यहाँ पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी होता है, यहाँ पर परफ्लोरोकार्बन भी होता है। यहाँ पर बहुत सारे गैसेस होते हैं, मेनली यहाँ पर वाटर वेपर होता है। ये वाटर वेपर भी क्या करता है, हीट को ट्रैप करके रखता है, वाटर वेपर। और यहाँ पर एक और होता है, इसको कहते हैं मीथेन, CH4, ये मीथेन जो है। और एक और होता है कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड में एक और फीचर ये इसका ये होता है कि ब्लड के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी इसका 300 टाइम्स ज्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ये जो मीथेन है ये एक तरह का हाइड्रोकार्बन है, और ये जो है लाइव स्टॉक में ज्यादा पाया जाता है, लाइव स्टॉक वगैरह में ये ज्यादा पाया जाता है। और ये जो हाइड्रोकार्बन है इसमें एक हाइड्रोकार्बन होता है, इसको कहते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन, जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा किस तरह से ब्यूटेन और ये सारी चीजें काम करती है, कैसे इसका इसका जो स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनता है। ये है ब्यूटेन। ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और ये जो प्रोपेन है ये जो है सिलेंडर में यूज होता है। जो घर में हम लोग सिलेंडर जो यूज करते हैं उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का इस्तेमाल होता है। और लीकेज के लिए उसमें हम लोग एक गैस डालते हैं, उसको कहते हैं मिथाइल, उसको कहते हैं इथाइल मरकैप्टेन, इथाइल मरकैप्टेन, इथाइल मरकैप्टेन का यूज इसमें होता है। तो हमने ये सब देख लिया किस तरह से जो है ये वेव्स जो है शॉर्ट वेव्स सन से आ रहा है और वो अर्थ से स्ट्राइक करने के बाद वही शॉर्ट वेव्स जो है लॉन्ग वेव्स बनता है। मतलब यहाँ ये पता चल रहा है कि अच्छा ये जो शॉर्ट वेव्स है उसके कारण तो गर्मी नहीं हो रही है, हमारा एटमॉस्फेयर गर्म नहीं हो रहा है। तो हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है अर्थ के रिफ्लेक्शन के कारण, जो अर्थ शॉर्ट वेव्स को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है लॉन्ग वेव्स में, उसमें हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है। तो अब हम थोड़ा सा ये डिटेल एनालिसिस करते हैं इसको कि ये कैसे काम कर रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बना लूँ, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ये सरफेस है, और मान लीजिए ये वाटर है, ये पानी है, ये एक ओशन का सरफेस है। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अगर इस तरह से अगर कोई सन का रे ऐसे करके स्ट्राइक कर रहा है तो होगा क्या, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से वेपर्स ऊपर उठेंगे, ये वेपर्स ऊपर उठेंगे और यहाँ पे डेवलप हो जाएगा लो प्रेशर, लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। लो प्रेशर का मतलब यहाँ की जो एयर का जो प्रेशर है उनके अंदर जो ह्यूमिडिटी है, एयर के जो प्रेशर है वो गर्म हो चुके हैं। और कोई चीज अगर गर्म होता है वार्म होता है तो वो हल्का होता है, हल्का होता है तो वो राइज करता है। तो ये सारे जो है ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, राइज करेंगे। तो राइज करते 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 क्या होगा, ये पानी में से जो वेपर्स है ये वेपर्स ऊपर करते करते ये ठंडे होने लगेंगे। और जब कोई चीज ठंडा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर ये आप देखिए ये किस तरह से ये ठंडा हो रहा है। यहाँ पर ये इसका ऐसा था और यहाँ पर ये कुछ इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पर एक जगह आएगा, वहां पर क्या होगा, ड्यू पॉइंट होगा। ये जो ड्यू पॉइंट होगा यहाँ पर ये सारे कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर एक फेनोमेना डेवलप करता है, इसे हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। यही कंडेंसेशन है जहां पर बारिश होती है, ड्यू यहाँ पर होता है, ड्रिजल यहाँ पर होता है। इसी कंडेंसेशन वाले पॉइंट को यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है, तो यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है। तो कंडेंसेशन जो हो रहा है वो तब होगा जब यहाँ की रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी 100%, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी 100%। और कंडेंसेशन वाले पॉइंट से नीचे वाला जो ये जो एरिया है, इस एरिया में जैसे होता है क्या कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ हाइट हमारा बढ़ता है तो एक होता है नॉर्मल लैप्स रेट, ये होता है नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब ये होता है, नॉर्मल लैप्स रेट इसका मतलब होता है हर 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर फॉल होता है। इसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। 1000 मीटर पर -6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। तो ये हुआ नॉर्मल लैप्स रेट या एवरेज, ये लैप्स रेट हो गया।
अब यहाँ पर इसके नीचे इसको सैचुरेशन पॉइंट भी कहते हैं, कंडेंसेशन पॉइंट को, कंडेंसेशन पॉइंट को कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। अब कंडेंसेशन पॉइंट से नीचे वाला जो एरिया है उसमें जो एयर के जो पार्टिकल है उनमें ह्यूमिडिटी ज्यादा है और वो थोड़े से मॉइस्ट है। तो इस वाले एरिया को, इस वाले रीजन को हम लोग कहेंगे मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट। इस वाले रीजन को क्या कहेंगे? मॉइस्ट एडियाबेटिक। ये जो एडियाबेटिक है ये थर्मोडायनेमिक्स का टर्म है, एडियाबेटिक, फिजिक्स में पढ़ेंगे आप लोग। एडियाबेटिक लैप्स रेट, मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट। और इसके ऊपर जो है ये और ऊपर जाके और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो एक पॉइंट आएगा जहां पर वो फ्रीज हो जाएगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा, ये कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होगा वो हो जाएगा ड्राई, यहाँ मॉइस्चर नहीं होगा क्योंकि सारा मॉइस्चर जो है एयर का कंडेंसेशन पॉइंट से ही यहाँ पे सारा मॉइस्चर यहाँ पर गिरा दिया इसने और यहाँ पर बारिश हो गई, यहाँ पर ही बारिश होगी, ड्यू होगा, ड्रिजल होगा। इसके ऊपर जैसे जाएगा तो वहां का एटमॉस्फेयर ड्राई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, ये हो जाएगा ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। तो ड्यू पॉइंट पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी। मैं मान लेता हूं यहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% है, तो ये 100% है और ये 80%, इसको मैं कहूंगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो हमारे पास दो टर्म आया, एक टर्म आया रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एक टर्म आया एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब ये दोनों क्या होता है? ह्यूमिडिटी जो है उसको हम लोग मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब ये हो गया कि अगर मैं बात करूं पर क्यूबिक मीटर किसी एरिया में, अगर मैं ये बोलूं कि जिस रूम में मैं ये लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं उसका टेम्परेचर अगर मैं बोलूं कि 25 डिग्री सेल्सियस है इस रूम का टेम्परेचर अभी, और मुझे रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता करना है, और मैं ये बोलूं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पर क्यूबिक मीटर से, तो मैं यहां पर एक क्यूब बना लूं 1 मीटर का, एक ऐसा क्यूब बनाऊं जिसका, ये मैंने अगर यहाँ पे ऐसे करके कोई क्यूब बना लूं, ये क्यूब है, ये क्यूब है, तो ये पर क्यूबिक मीटर का मैंने एक यहाँ पर एक क्यूब बनाया है। तो इसमें जो है एक कैलकुलेटेड ह्यूमिडिटी रहता है कि इसमें पर क्यूबिक मीटर में जो ह्यूमिडिटी रहेगा वो 30 ग्राम पर मीटर क्यूब, ये जो है इसमें इस तरह से ह्यूमिडिटी इसमें रहती है। तो अब बात यह है कि मैं इसमें कितना ह्यूमिडिटी ऐड कर दूं कि इस जगह पर, इस पर्टिकुलर रूम में जहां पर मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं वहां पर कंडेंसेशन हो जाए, या अगर मैं क्लाउड का फॉर्मेशन करना चाहूं तो वो हो जाए। तो कंडेंसेशन के लिए मुझे कितना इसमें ह्यूमिडिटी और देना पड़ेगा, तो मैं ये एज्यूम करता हूं कि 50 ग्राम पर मीटर क्यूब मुझे अगर इसमें और ऐड करना पड़ेगा, तो ये 50 ग्राम और ऐड करना पड़ेगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब हुआ जब हम लोग परसेंटेज में बात करते तो ये 50 ग्राम पर मीटर क्यूब हो गया, 30 ग्राम पर मीटर क्यूब हो गया। तो ये 30 जो है 50 ग्राम का कितना हिस्सा है, कितना परसेंट हो गया, तो ये हम लोग देख ले, तो ये हो गया 60%, ये हो गया 60%। तो ये जो 60% है ये हो जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 60% को कहेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और ये जो 30 वाला है इसको कहेंगे हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब क्या? कंपैरिजन करके हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे डस्ट पार्टिकल और नंबर ऑफ गैसेस और इसके वेरियस एप्लीकेशंस को हम लोग एनालाइज करेंगे।